तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला चैप्टर आप लोगों का है वो कौन सा है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और इस सबसे पहले चैप्टर में जो डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है वो ये सारे डेरिवेशंस जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं। इनमें कुलाम्स लॉ पूछता तो नहीं है, कुलाम्स लॉ आपसे पूछेगा तो नहीं, बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है कि कुलाम्स लॉ आपसे पूछ दे, नहीं पूछेगा, पर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये अक्सर पूछता है। मैं आपको बता दूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ होल इंटायर फिजिक्स में से ये एक आता है जिसमें लगभग पूछा हुआ है, लगभग 10 साल में से 8 बार पूछा होगा, इतना इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। फोर्स एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई टॉर्क रखा, कोई डाइपोल रखा हुआ है तो उस पर क्या टॉर्क लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, ये चीज आप कहां पे पढ़ेंगे? फोर्स एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल। फिर वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल, किसी डाइपोल को रोटेट कराने में कितना वर्क डन करना पड़ता है, ये चीज आप कहां पे करेंगे? थर्ड वाले मतलब फोर्थ वाले में। लेकिन ये बहुत थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ डेरिवेशन तो आपसे अगर पूछेगा तो पूछ सकता है। उसके बाद आपसे पढ़ेंगे गॉस लॉ। देखिए गॉस लॉ का डेरिवेशन तो नहीं है, लेकिन सिंपल है कि गॉस लॉ 10 साल में से 8 बार पूछा हुआ है, मैं इसीलिए यहां पे इसको एक्सप्रेस कर दिया हूं। बाय द वे जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में से आता है वो ये वाले भी हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 3 तरीके से निकालेंगे। एक तो कंडक्टिंग वायर पे, एक कोई वायर होगा और उस पर चार्ज होगा तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से निकलेगा, प्लेन शीट की वजह से कितना निकलेगा और स्फेरिकल सेल की वजह से कितना है। मैं आपको बता रहा हूं कि इसके बाहर डेरिवेशन आ ही नहीं सकता है, ठीक है ना, इम्पॉसिबल है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप साल भर नहीं पढ़े ना, अगर आप साल भर किसी वजह से भी, ठीक है ना, अगर आप साल भर नहीं पढ़े हैं तो भी अगर आप ये डेरिवेशंस देख रहे हैं तो 110% आपको मैं बता रहा हूं कि आपको जितने भी प्रॉब्लम थी वो सारी सॉल्व हो जाएगी। मतलब इस लेक्चर के कंप्लीट होते होते आपको पूरे के पूरे फिजिक्स में जितने डेरिवेशंस हैं उन सब का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग कुलाम्स लॉ पढ़ेंगे। कुलाम्स लॉ क्या होता है? व्हाट इज कुलाम्स लॉ? तो देखिए कुलाम्स ने जो लॉ दिया था वो किसके लिए दिया था? 2 पॉइंट चार्जेस के लिए दिया था। अब पॉइंट चार्जेस क्या होता है? एक चार्ज जो किसी पॉइंट पर लाइज करता है उसको हम लोग पॉइंट चार्ज कहते हैं। अब इनके पास चार्ज कितना है तो उसको हम लोग मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस करते हैं। मान लीजिए Q1 और Q2 वो 2 चार्जेस हैं, उनके मैग्नीट्यूड्स है, ठीक है ना, कि भाई कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, भाई चार्ज है तो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो उसको कौन एक्सप्रेस करता है? और Q1 और Q2 करता है। अब ये Q1 और Q2 के बीच में अगर डिस्टेंस है, मान लेते हैं R इसका डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो ये R तुम्हारा डिस्टेंस हो गया और Q1 और Q2 आपका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस हो गया। अब इन पे कितना फोर्स लगेगा? कुलाम्स ने यही बताया कि देखो फोर्स उन्होंने पहले बोला है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यानी वो कहते हैं कि जो फोर्स होता है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उनके प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, मतलब किसी एक चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, ये प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, यानी कितना ज्यादा आपका जो फोर्स है वो कितना लगेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उनका दोनों का चार्ज का प्रोडक्ट कितना है, ठीक है। इसके साथ साथ F इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ये देखिए स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस को हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है ना। अब ये जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है ये कहां से आया हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, आपको शायद याद होगा कि पिछले साल आप ग्रेविटेशन नाम का एक चैप्टर पढ़े थे। उस चैप्टर में केपलर का जो प्लैनेटरी मोशन था वहां से हम लोगों ने इनवर्स स्क्वायर लॉ को डिराइव किया था, जिसका इस्तेमाल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हुआ था, जिसको न्यूटन ने किया था। और बाद में चल करके इसी इनवर्स स्क्वायर लॉ को, भाई सिंपल सी बात है, वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को मिमिक करता है कहीं ना कहीं कुलाम्स लॉ, ठीक है ना। तो इस तरह से उन्होंने भी इनवर्स स्क्वायर लॉ का इस्तेमाल किया और यहां पे बोला कि जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस के। और जो तीसरी बात वो बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि अगर ये 2 पॉइंट चार्जेस है, इनको मिलाने वाली लाइन कौन सी है? ये लाइन है, ठीक है ना। अब जो फोर्स लगेगा ना वो इसी लाइन पर लगेगा। मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं कि वो रिपेल कर रहा है तो इस डायरेक्शन में लगेगा, और अगर वो अट्रैक्ट कर रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन लगेगा इसी लाइन पर। आप देख सकते हैं इट इज वर्किंग एट द सेम लाइन जहां पे वो दोनों चार्ज है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो फोर्स होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगा वो क्या होगा? आपके पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन के अलोंग ही होने वाला। तो बहुत आसानी से हम लोग इन सारी चीजों को अगर आपस में मिलाते हैं तो पहले तो फर्स्ट और सेकंड को अगर आप लोग मिला लीजिए तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आपको मिलेगा,
ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों को मिलाएंगे तो ऊपर प्रोडक्ट हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह से आपको क्या मिल गया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि F अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाता है कि जिसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो K है ना, इसकी जो वैल्यू होती है वो अलग अलग सब जगह पे अलग अलग होती है। जैसे मैं सिंपल बता रहा हूँ, जो हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें सारे सिस्टम को हम लोग एसआई सिस्टम में रखते हैं, और अगर हम एसआई सिस्टम में रखेंगे तो जो K की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 9 × 10⁹ लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये एसआई सिस्टम में ही होता है, और आपको ये मत समझ लीजिएगा कि ये किसी भी सिस्टम में इसकी वैल्यू सेम होती है, बिल्कुल नहीं होती है। तो चलिए आगे समझते हैं और अच्छे से समझते हैं। K की वैल्यू को ना हम लोग कई बार इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस करते हैं, 4πε0, मतलब इस फॉर्म में भी आपको एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दे देंगे K की वैल्यू को, ठीक है ना। चलिए अब देखिए ध्यान से, यानी K की वैल्यू को 9 भी रख सकते हैं और 1/4πε0 भी रख सकते हैं। तो इस तरह से एक तो फोर्स का डेरिवेशन हम लोग को ये मिल गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको इस्तेमाल आएगा, यूज इसका बहुत आएगा। और इसके साथ साथ F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आपको दिखाई देगा, कई जगह आपको ये दिखाई देगा। अब देखिए ध्यान से, ये तो बात हो गई फोर्स के, लेकिन मैग्नीट्यूड की। अब डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो वही डायरेक्शन होगा जो पोजीशन वेक्टर का होगा, और पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन क्या था आपका, आर कैप, ठीक है ना। तो डायरेक्शन था, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं इस फोर्स का, माफ करिएगा मैंने पूरा पूरा वेक्टर लिख दिया यहाँ पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपका नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा ना कि जो डायरेक्शन है फोर्स का, जो डायरेक्शन है फोर्स का वो पोजीशन वेक्टर के अलोंग होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। लेट अस सपोज अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि ये दोनों चार्ज किसी पॉइंट पर रखे हुए, कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग बना लेते हैं, और हम लोग बोलते हैं कि मान लेते हैं एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे, और ये यहाँ पे R1 है इसका पोजीशन, और इसका पोजीशन R2 है, और ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये सॉरी इनके बीच का पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस है, ठीक है, जिसको हम लोग आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो फोर्स लगेगा वो इसी आर पर लगेगा। तो बहुत ज्यादा आपको सोचना नहीं, बहुत मेहनत नहीं करना है, आपको सिंपली पता है कि जो वेक्टर का, किसी का वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो वेक्टर को हम लोग डिवाइड कर देकर उसके मैग्नीट्यूड से, तो हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना। और जो यहाँ पे आर वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है ये किसके बराबर होगा, R2 - R1 के बराबर होगा। यानी कि जो पोजीशन वेक्टर है आपके Q1 और Q2 के, तो उसी से आप माइनस कर देंगे तो आपको R1 - R2 मिल जाएगा, ठीक है ना, R2 - R1 मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पे क्या लिख देना है, R2 - R1, और जहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करें वहां पे आप मॉड लगा दीजिए, R2 - R1, ठीक है। आपको मॉड लगाते ही वो मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट हो जाता है। और सेम चीज को जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है वो वहां पे इस फॉर्म में लिख देंगे। तो देखिए कैसे हम लोग लिखेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, जहां R लिखा है वहां पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, मॉड R2 - R1 और उसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। अभी वो क्यूब हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, R कैप की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, R2 - R1 अपॉन R2 - R1। देखिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन ये डेरिवेशन कई बार पूछ लिया है इसलिए मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। Q1 Q2 अपॉन ये पूरा हो जाएगा R2 - R1 का होल क्यूब। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे पावर 1 है, इन दोनों को अगर हम आपस में मिला देंगे तो ये R³ बन जाता है। और यहाँ पे आपका जो वेक्टर होगा वो आपका डायरेक्शन जो होगा वो कौन बताएगा, R2 - R1, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ भी आप निकाल सकते हैं। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स, ठीक है। आई थिंक आपने कर लिया होगा इसको। अब देखते हैं, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, और द नेक्स्ट वन इज व्हाट, इसको मिनिमाइज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। द नेक्स्ट टॉपिक इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, देखिए बहुत सारे अगर चार्जेस किसी चार्ज को घेरे हुए हैं,
ठीक है ना। तो उस केस में जो फोर्स लगता है वो सिर्फ कुलाम्स लॉ से नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि कुलाम्स लॉ सिर्फ 2 पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। यानी 2 पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग कुलाम्स लॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे चार्जेस किसी चार्ज को घेरे हुए, उस केस में आप कैसे फोर्स निकालेंगे, इसको हम लोग देखते हैं कहां से, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि मान लेते हैं कि ये 4 पॉइंट चार्जेस हैं जिसको यहां पे बना हुआ है। एक हो गया Q1, एक Q2, एक Q3 और एक आपका क्या हो गया, Q4 हो गया। और एक बात और भी हम मान लेते हैं कि इनका जो डिस्टेंस है वो सबका सेम है। लेट अस सपोज हम लोग मान लिए कि इसका डिस्टेंस ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है और ये भी L है। तो इस केस में कितना उस पे फोर्स लगेगा, नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हम लोग फोर्स किस पे निकालने वाले हैं, Q4 पे निकालने वाले हैं कि Q4 पे कितना फोर्स लगेगा। तो ये कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, आपको करना सिर्फ इतना है कि इन तीनों के द्वारा कुलाम्स लॉ का ही यूज करना है, कोई नया लॉ आपको यूज नहीं करना है। लेकिन इसी कुलाम्स लॉ को थोड़ा सा कई बार आपको, चूंकि आपको पता होना चाहिए, जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज द फोर्स बिटवीन 2 चार्ज डज नॉट बीइंग अफेक्टेड। मतलब अगर कोई 2 चार्ज के बीच में लग रहा है फोर्स, तो तीसरे चार्ज की प्रेजेंस की वजह से उन दोनों के पे लगने वाले फोर्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इस बात को कहां देखा, किसने, मतलब कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। अब देखिए ध्यान से, मान लेते हैं जो Q1 चार्ज है वो इस पे F1 फोर्स लगा रहा है, और जो Q2 फोर्स चार्ज है आपका Q2 वो इस पे F2 लगा रहा है, जो Q3 है और वो इस पे क्या लगा रही है, F3 लगा रहा है, ठीक है ना। अब ये तीनों फोर्स, चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप इसको डायरेक्टली F1 F2 F3 करके नहीं जोड़ सकते हैं। अगर आप उसको जोड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको लगाना पड़ेगा वेक्टर अलजेब्रा। थोड़ा सा वेक्टर अलजेब्रा आपको जानना चाहिए इसके लिए, ठीक है ना। तो आपको मैं बता देता हूं थोड़ा सा वेक्टर अलजेब्रा, हल्का सा ब्रीफ देने जा रहा हूं। A प्लस बी, अगर 2 वेक्टर्स को आपस में जोड़ते हैं तो उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या हो जाता है, A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। ध्यान रखिएगा इस बात को कि अगर 2 चार्जेस हैं उनको हम लोग जोड़ रहे हैं, 2 फोर्सेज हैं उनको जोड़ रहे हैं, तो 2 को जोड़ते जाएंगे। फिर अब ध्यान से देखिए इस चीज को कि जो F1 और F2 है वो दोनों बराबर है। कुछ ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं जब बराबर फोर्सेज होते हैं, तो उसके लिए पहला ट्रिक तो आपको ये हो गया कि आपको जब भी 2 फोर्स को जोड़ना होगा तो इसी फॉर्मूले से आप सीधे सीधे इसको जोड़ देंगे। अब दूसरा क्या हो गया, ट्रिक क्या है इसमें, कि आप जब भी कोई 2 इक्वल फोर्सेज हो या 2 से ज्यादा इक्वल फोर्सेज हो, हमको यहाँ पे तीसरा फोर्स साफ साफ दिख रहा है, या हम इसको जो F2 बोल रहे हैं, F2 जो होगा वो अलग होगा, वो उसकी वैल्यू सेम नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए F1 और मान लेते हैं अगर Q1 Q2 Q3 Q4 सारे चार्जेस बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि इन सारे चार्जेस के द्वारा लगने वाला जो फोर्स होगा वो बराबर तब होगा जब इन सब के डिस्टेंस भी बराबर होंगे। तो इसके और इसके डिस्टेंस तो सेम है, पर इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, आपको पता होना चाहिए कि अगर ये L² है और ये L² है तो 2L² हो गया, तो L√2 आपका क्या आ गया, इसका डिस्टेंस आ गया। तो डिस्टेंस चेंज हो गया, और डिस्टेंस चेंज होने की वजह से फोर्स भी हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे चेंज मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पे चूंकि F1 और F2 बराबर है, अगर कहीं पे भी अगर बराबर है तो आपको करना ये है कि जहां पर F1 है, F1 का मैग्नीट्यूड ऐसे लिख दीजिए F2, और इसको किसी भी दूसरे F से रिप्रेजेंट कर दीजिए, क्योंकि ये फिर क्या करेगा ना, आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो अक्सर बच्चे नहीं करते और बहुत परेशान रहते हैं। मैं आपको बोला हूं कि आप अगर एक अक्षर भी नहीं पढ़े हैं पूरे साल भर में और थोड़ा सा भी कॉशियस है इस समय, तो मैं लिख के दे सकता हूं आपको कि आपका नंबर फिर भी कम नहीं होने वाला है। जितना साल भर पढ़े हैं उन सब का एक ही बार में आपको क्या देने जा रहा हूं, पूरा डेरिवेशन, कंप्लीटली डेरिवेशन, कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट न्यूमेरिकल्स करा दूंगा, जिसके बाद ये बहुत कम संभावना होगी, अगर आपने सच में सीरियसली पढ़ लिया तो अभी से भी आपके स्कोर उतने ही आएंगे जितने किसी ने साल भर मेहनत किया होगा, क्योंकि इसके पीछे हम मेहनत कर रहे हैं। बाय द वे आते हैं, तो ये हो गया आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और इसका इस्तेमाल करके हम कभी भी बहुत सारे फोर्सेस, बहुत सारे चार्जेस की वजह से लगने वाले फोर्स को हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पर डाइपोल की वजह से, देखिए डाइपोल कब कहते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। कुछ बातें डाइपोल के बारे में मैं आपको बता दूं। डाइपोल क्या होता है, डाइपोल्स जो होते हैं, डाई वर्ड होता है 2, डाई का मतलब होता है आपका 2,
ठीक है, और पोल्स का मतलब होता है एंड्स, ठीक है ना। तो इस तरह से दो अलग अलग एंड, दो अपोजिट एंड्स अगर होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। अब मान लेते हैं कि यहां पे आपका माइनस क्यू है और यहां आपका प्लस क्यू है, ठीक है ना। लेट अस सपोज कि आपका यहां पे क्या है, माइनस क्यू, और यहां पे आपका क्या है, प्लस क्यू है। तो आप ध्यान से समझिएगा कि डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है। देखिए कई बार बच्चे इस मामले में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री में भी आपने डाइपोल पढ़ा है और फिजिक्स में भी डाइपोल पढ़ा है। तो याद रखिएगा जो केमिस्ट्री का डाइपोल होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ दिखाता है, नेगेटिविटी को डायरेक्शन करता है, जबकि जब आप फिजिक्स करते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज को डायरेक्शन देता है। इस तरह से आपका जो माइनस वाला नेगेटिव चार्ज है वो इस एंड पे होगा और पॉजिटिव चार्ज इस एंड पे होगा, और डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा वो माइनस क्यू से किधर होता है, प्लस क्यू की तरफ। जो डायरेक्शन होगा वो कहां से कहां होगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डाइपोल को अरेंज करते हैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि अगर हमने प्लस क्यू इधर रख दिया और माइनस क्यू इधर रख दिया तो पी का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, और एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट टू राइट की तरफ आता है। इसी वजह से हम लोग हमेशा चार्ज को माइनस, क्योंकि देखिए ये सारी गलतियां बच्चे अक्सर कर जाते हैं और उनको फिर बहुत डिफिकल्टीज लगती है कि किस तरह से हम इसको डेराइव करें। तो चलिए ठीक है, और यहां पे जो डाइपोल मोमेंट होता है, एक सेकेंड, ये कब हट गया यार। चलिए, तो अब क्या है ना कि माफ करिएगा थोड़ा सा इंटरप्शन की वजह से, लेकिन यहां क्या है, माइनस क्यू और प्लस क्यू ये दो अपोजिट चार्जेस हैं, और इन दोनों के चार्जेस की वजह से जो डाइपोल मोमेंट आ रहा है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, चार्ज इनटू सेपरेशन। इसका फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू सेपरेशन। अब देखिए चार्ज की वैल्यू कितनी है, चार्ज की वैल्यू Q है और सेपरेशन की वैल्यू क्या है आपको देखो। सेपरेशन जब हम लोग करते हैं तो इसको सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, यहां से एक डिस्टेंस आपने L लिया और यहां से एक डिस्टेंस L लिया, तो जो टोटल डिस्टेंस है वो 2L हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका 2QL। जो P की वैल्यू होती है वो 2QL हो जाती है, और डायरेक्शन आप साफ देख सकते हैं वो कहां से कहां होता है, माइनस Q से प्लस Q की तरफ, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे क्या देखेंगे कि एक्सियल पॉइंट पर कितना आपका फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है। तो जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आप अपने दिमाग में जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो वहां पे आप +1 कूलाम चार्ज रख दीजिए, ठीक है ना। जब आप +1 कूलाम चार्ज रख देते हैं तो काफी आसानी से आप डायरेक्शन, यानी कि आप ग्राफिक्स बना पाएंगे, और ग्राफिकल मेथड बहुत आसान कर देता है किसी भी डेरिवेशन को। इसलिए जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, ध्यान से वहां पे +1 कूलाम चार्ज ऑलरेडी रख दीजिए। जैसे ही आप रखेंगे वो अपना क्या हो जाएगा, आपको डायरेक्शन काफी आसानी से पता करने में मदद मिलेगी। अब देखिए जैसे प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस है, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, और रिपल्सन किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, E+Q। और वहीं पर जो निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव है, तो इसका साफ मतलब है कि ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, E-Q। तो साफ आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की वजह से है वो एग्जैक्टली अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड जो निगेटिव चार्ज की वजह से। अब जो हम लोग को E नेट मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग को मिलेगा वो कितना मिलेगा, E+Q माइनस E-Q, ठीक है ना। हम लोग को क्या कर देना है, बस पॉजिटिव जो आपका डायरेक्शन वाला, यानी पॉजिटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको निगेटिव वाले से माइनस कर दीजिए। तो यहां पे E+Q की वैल्यू हमको क्या मिलने वाली है, दैट इज KQ/R²। मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, फोर्स का फॉर्मूला होता है KQ1Q2/R², ठीक है। इसमें से एक चार्ज गायब कर दीजिए तो ये हो जाएगा KQ/R², और अगर पोटेंशियल अगर आपका आएगा V की वैल्यू तो इसमें से एक R गायब कर दीजिए तो ये KQ/R। तो ये इस तरह से आपको फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आसानी से याद हो गया। चलिए समझते हैं। अब यहां क्या होगा, ये +Q है। अब यहां जो R की वैल्यू है वो R की वैल्यू कितनी है, आप ध्यान से देखिएगा। लेट अस सपोज यहां से यहां का डिस्टेंस जो है, इस पॉइंट से, इसके सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर R है, चूंकि आपको पता है ये R है और ये यहां से यहां तक कितना है, L है, तो ये आपका डिस्टेंस आपको पता ही है, ऑलरेडी पता है L है। तो अब इस केस में हम लोग को डिस्टेंस चाहिए कहां से, हम लोग को +Q से, इस वाले चार्ज से हम लोग को डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R - L। ध्यान से देखिएगा,
जो ये डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस यानी पॉजिटिव चार्ज से जो इस पॉइंट का डिस्टेंस है वो r माइनस एल, जो निगेटिव से डिस्टेंस है, निगेटिव वाले से, वो कितना हो जाएगा r प्लस एल। आप यहां से अगर डिस्टेंस लेंगे तो ये कितना हो जाएगा r प्लस एल, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस भी निकाल लेंगे। तो जो r की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव वाले केस में जाएगा r माइनस एल, ठीक है। पॉजिटिव वाले केस में क्या हो गया, r माइनस एल, और निगेटिव वाले केस में क्या हो जाएगा, r प्लस एल, ठीक है ना। अब ये क्या करेंगे आप, इसका स्क्वायर करके सम कर दीजिए, k कॉमन ले लीजिए, q भी कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे आप, इसको एलसीएम लेंगे, और एलसीएम अगर नहीं भी लेने आता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई 1 में कर दीजिए, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, r माइनस एल का होल स्क्वायर, और इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में कर दीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं आप a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला आता है। तो जब भी a माइनस बी और a प्लस बी होता है तो उसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे सर इतना हमको पता है, लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं, आपको हर वो बेसिक डिटेल बताऊंगा जिसकी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या लिखेंगे, नीचे क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिएगा, बस यही 2 स्टेप है और इस 2 स्टेप में सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अब ये इसको हम लोग ओपन करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है ना, चूंकि हाँ ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, इसको करेंगे तो जो प्लस वाला था वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ठीक है। और डिवाइड कर देंगे इसको हम लोग इससे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर से। तो आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2rl और 2rl 2 बार बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4rl हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, KQ 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका किसकी वैल्यू आ गई, ये आपकी वैल्यू आ गई कंप्लीटली एक इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डाइपोल की वजह से होता है। अब ध्यान से आपको याद होगा P बराबर क्या होता है, 2QL, P की वैल्यू क्या होती है आपकी 2QL। तो इस वाले फॉर्मूले को ध्यान से रखिएगा, जो E की वैल्यू हम लोग को निकाले, अब तक हम लोग जो E की वैल्यू निकाले हैं वो कितना है, KQ 4rl, याद रखिएगा इसको, क्योंकि अभी मैं इसको मिनिमाइज करने जा रहा हूं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए E इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, E इज इक्वल्स टू हम लोग को क्या मिलने जा रहा है, KQ 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर हम लोग इसको सॉल्व और ज्यादा करेंगे तो आपको ध्यान होगा कि जो P की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2QL, ठीक है। अब जो P की वैल्यू है वो 2QL है, तो यहां से 2 ले लीजिए, यहां से L ले लीजिए और यहां से Q ले लीजिए, तो आपको बचेगा क्या, आपको बचा गया K, Q तो चला गया, Q इसमें चला गया, L चला गया और 2 चला गया, तो यहां पे बचा आपका 2, 4 की जगह 2 बचेगा, R तो बचा ही रहेगा, और बाकी सब की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपकी E की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसको और क्या लिख सकते हैं, 2kp अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, जो R की वैल्यू होती है वो काफी बड़ी होती है, R की वैल्यू जो होती है वो क्या होगी, बहुत ज्यादा अधिक होगी, किसके कंपेयर में, L के कंपेयर में। तो आप क्या कर सकते हैं, L को इग्नोर कर सकते हैं, तो इस तरह से आपकी जो वैल्यू जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2kp अपॉन R, अच्छा यहाँ पे R भी था, सॉरी यहाँ पे एक आपका R भी था, तो R से R क्या हो गया, ये R पावर 4 और ये आपका R, तो ये हो गया आपका 3, ये हो गया 2kp अपॉन R क्यूब, ठीक है ना। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाती है। इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, किसी एक्सियल पॉइंट पर डाइपोल के कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये होगा, ठीक है ना। चलिए इसको भी एक बार देख लीजिए।
आई थिंक अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डाइपोल का हम लोग निकालेंगे किसी एक्सियल पॉइंट पर। एक्सियल मतलब उसके एक्सिस वाले पॉइंट पर। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इट्स इक्वेटोरियल पोजीशंस। देखो इक्वेटोरियल क्या होता है? इक्वेटोरियल वो लाइन होती है जिस लाइन से एक देखो द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स दोज आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बोथ ऑफ द पॉइंट्स। मतलब कहने का सेंस मेरे ये है कि मान लेते हैं अगर ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो आप इस बात को समझिएगा कि इन दोनों से इक्विडिस्टेंस पर जितने पॉइंट्स हैं इनसे मिलकर बनने वाला जो लाइन होता है इसको हम लोग इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। अब हमको इस इक्वेटोरियल लाइन पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो आपको अभी भी पता है कि जो डाइपोल का डायरेक्शन है वो प्लस एक्स के डायरेक्शन में है। अब हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान से समझिएगा इस चीज को। आपको करना क्या है? आपको यहाँ पर +1 कूलाम चार्ज रख लेना है, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया आपको कि किस तरह से अगर किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उस पॉइंट पर आप पॉजिटिव +1 कूलाम चार्ज रख दीजिए अपने दिमाग में, ठीक है ना। अब आप समझिएगा कि किस तरह से हम लोग डायरेक्शन डिपिक्ट करते हैं। तो ये प्लस क्यू है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको इसी लाइन पर क्या करेगा? रिपेल करेगा। जबकि ये निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव है तो ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से जो हम लोग को दिखाई दे रहा है डायरेक्शन, तो ये आपका हो जाएगा E प्लस क्यू की वजह से और ये आपका हो गया E माइनस क्यू की वजह से। लेकिन एक बात ध्यान से समझिएगा, जितना एंगल ये थीटा बना रहा होगा उतना ही एंगल आपका यहाँ पे होगा, इसको भी थीटा होगा, क्योंकि ये जो दोनों लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल लाइंस है, दोनों के दोनों पैरेलल लाइंस हैं। इस वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। और इसी तरह से आप यहाँ पे देखेंगे तो जो एंगल यहाँ पे होगा थीटा, वही एग्जैक्टली एंगल यहाँ पे होगा थीटा। और चूंकि ये दोनों एंगल बराबर हैं, क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस, मैंने अभी भी बताया कि जो इक्वेटोरियल लाइन होता है उस पर कहीं पे भी हम कोई पॉइंट लेंगे तो वो इक्वल डिस्टेंस होगा माइनस वाले से भी और पॉजिटिव वाले से भी। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बहुत आसान है, थोड़ा सा वेक्टर का आपको नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज इसमें बहुत डिफिकल्टी नहीं आती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो E प्लस क्यू है इसका एक कंपोनेंट आपको कहाँ मिलेगा? अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो E प्लस क्यू है उसकी वैल्यू आपकी क्या होगी? K Q अपॉन डिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा? मान लेते हैं ये डिस्टेंस R है, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस R है, और यहाँ तो हम लोग को पता ही है कि ये डिस्टेंस L है, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो आपका L है। तो अब इस केस में आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर करेंगे तो वो कैंसिल आउट हो गया, मतलब बेसिकली वो खत्म हो जाएगा। अब क्या है? माइनस क्यू की वैल्यू क्या होगी? E माइनस क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये K क्यू। अच्छा आप कहेंगे सर माइनस चार्ज नहीं लगा रहे। भाई देखिए हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? मैग्नीट्यूड्स निकाल रहे हैं। हम लोग को ऑलरेडी ये, चूंकि हम लोग ये ग्राफिकल मेथड से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे माइनस प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस आप डायरेक्शन के हिसाब से उसका प्लस और माइनस बता देंगे। हालांकि हम लोग आगे भी माइनस लगाएंगे और क्यू लगाएंगे, वो चीज हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ जो डिस्टेंस होगा सेम डिस्टेंस होगा इस वाले केस में भी, और आपको यहाँ पे भी जो डिस्टेंस मिलेगा वो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप इसका भी अंडर रूट इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो गया। तो ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ही मिला आपको इस साइड में, यानी कि प्लस क्यू और माइनस क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। और अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो आप इसको लिख सकते हैं E प्लस क्यू बराबर है E माइनस क्यू के, और ये बराबर है E शेष। देखिए ये एक अच्छा तरीका है, इस तरीके से हम लोग कभी भी क्वेश्चंस को काफी आसानी से कर सकते हैं। तो आप ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी है, मैग्नीट्यूड इसका यहाँ पे भी है, ये एंगल थीटा है यहाँ पे। तो इसका एक कंपोनेंट हम लोग को क्या मिलेगा? E cos थीटा इस वाले पे, ठीक है, जो कि -x डायरेक्शन में है, और एक कंपोनेंट हम लोग को मिलेगा ऊपर की तरफ जिसको हम लोग बोलेंगे E sin थीटा, ठीक है। इस वाले की वजह से भी दो कंपोनेंट मिलेगा, चूंकि ये भी थीटा है तो यहाँ पे क्या मिला? E cos थीटा, तो ये 2E cos थीटा हो गया। जबकि इसका एक कंपोनेंट किधर मिलेगा? नीचे के डायरेक्शन में, जिसको हम लोग बोलेंगे E sin थीटा। तो आप साफ देख सकते हैं जो साइन कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है, और जो कॉस कंपोनेंट है वो ऐड हो जा रहा है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी, E नेट की जो वैल्यू मिलेगी वो किसके बराबर मिलेगी आपको? वो मिलेगी आपको 2E cos थीटा के बराबर, ठीक है ना। अब 2E cos थीटा, E की वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं। तो चूंकि E की वैल्यू आपकी क्या दी हुई है? K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा cos थीटा की वैल्यू क्या होती है।
आप सबको पता है कि जो cos थीटा होता है, आप लोगों को मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब आप बेस अपॉन हाइपोटेनियस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग cos थीटा कहते हैं। तो यहां पे भी हम लोग cos थीटा निकाल लेंगे। चूंकि बेस की वैल्यू कितनी है l और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं l अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 1/2। ध्यान से समझिएगा कि जब भी आप अंडर रूट होता है उसको हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि इसी वाले क्वेश्चन में, अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये हो गया 2k, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको आप ये चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगेगा आपको, k 2ql, क्योंकि एक साथ कर देंगे तो काफी आसानी से आप उसको समझ पाएंगे किस तरह से हमको अंदर करना है इसको। ठीक है, तो ये हो गया 2ql और यहां हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर, चूंकि ये 1 और ये 1/2 है तो ये हो जाएगा आपका 3/2। ठीक है, इस तरह से आपका क्या आ गया, k, इसको लिख सकते हैं आप k p अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इससे पावर कितना है आपका 3/2 का पावर है। तो अब ध्यान से समझिएगा, हम लोग को पता है कि जो r की वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा है किसके कंपेयर में, l के कंपेयर में, तो आप l को इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी kp अपॉन आर क्यू। ये आपका आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू द इक्वेटोरियल पोजीशन। अब आप एक चीज नोटिस किए होंगे कि पिछले वाले डेरिवेशंस में, जो हम लोग पिछला वाला डेरिवेशन किए थे, ये वाला, इसमें जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, E बराबर 2kp अपॉन आर क्यूब। ये वैल्यू जो आई थी वो 2kp अपॉन आर क्यूब आई थी। जबकि अगर इस वाले में देखेंगे तो हम लोग को क्या मिल रहा है डेरिवेशन में, ये मिल रहा है आपको, एक सेकेंड, ये नहीं, इसके बाद ना, हाँ ठीक, तो इसमें क्या मिल रहा है आपको, इस वाले में आपको जो मिल रहा है वो kp अपॉन आर क्यूब मिल रहा है। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि जो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो दोगुनी होती है किसकी तुलना में, इक्वेटोरियल पे। ठीक है ना, ये लाइन कभी कभी डेरिवेशन या एक्सप्रेशन के लिए डायरेक्टली पूछ देता है कि प्रूफ करिए कि जो इक्वेटोरियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक्सियल पॉइंट का हाफ होता है, या एक्सियल पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्वेटोरियल का ट्वाइस होता है। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और इस तरह से आपको डिराइव करके आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब ये आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो पहले नेक्स्ट टॉपिक से पहले इस टॉपिक को आप फिर से एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशंस। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स एंड टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डाइपोल रखा हुआ हो तो उस केस में उस पर कितना फोर्स लगेगा और साथ साथ में वो कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी डाइपोल पे, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। तो बहुत आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना है। ये मान लीजिए एक डाइपोल है, लेट अस सपोज दिस इज अ डाइपोल, और ये यहाँ पे -q है और यहाँ पे आपका +q चार्ज रखा हुआ है। तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि जो डायरेक्शन होता है वो माइनस से प्लस की तरफ होता है। ठीक है ना, और इट इज मेकिंग एंगल थीटा विद द, आपका मान लेते हैं ये एंगल जो बना रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, वो कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो इसका जो टोटल लेंथ होता है, जो किसी भी डाइपोल का जो टोटल लेंथ होता है वो 2l होता है, क्योंकि हाफ से डिवाइडेड होता है, एक l हाफ होगा और एक l हाफ होगा। तो ये 2l आपका टोटल डिस्टेंस हो गया। और अब आपको निकालना है क्या, कि ध्यान से समझिएगा, किसी चार्ज पे एक चीज आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव की तरफ जाता है। तो हम ये मान सकते हैं कि इस तरफ कहीं पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और इस तरफ कहीं नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। तो आप देखिए ध्यान से कैसे होगा, ये +q है, यहां से पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये इसको इस तरफ रिपेल करेगा ना, तो ये कितना फोर्स लगाएगा, तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी दिया हुआ है तो फोर्स बराबर क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी q इनटू e, और इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। और इसी तरह से जो माइनस, चूंकि ये प्लस इस तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा और इस तरफ नेगेटिव चार्ज होगा, तो जो ये नेगेटिव चार्ज है इसको ये इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, और -q का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, अगर हम लोग बात करेंगे मैग्नीट्यूड की, तो जो मैग्नीट्यूड होने वाला है वो आपका सेम रहने वाला है, क्योंकि दोनों पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों सेम होगा। अब ध्यान से समझिएगा कि जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है ना, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है
इसी से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें अगर फोर्स का, तो काफी आसानी से हम लोग टॉर्क निकाल सकते हैं। तो जो फोर्स की वैल्यू है वो साफ साफ दिख रही है, वो कितनी है, Q इंटू ई, ये आपका टॉर्क जिसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो Q इंटू ई है ये आपका क्या हो गया, फोर्स की वैल्यू, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी देखिए इस फोर्स के परपेंडिकुलर जो होगा ये वाला डिस्टेंस हम लोग को चाहिए, तो इसका डिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये 2l cos थीटा हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2l sin थीटा। अब आपको ये पता है कि जो इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 2l sin थीटा है, और हम लोग को यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही चाहिए भी था, तो ये हो जाएगा आपका 2l sin थीटा। इस तरह से आपका क्या हो गया, e आपका 2ql e sin थीटा, ये आपका टॉर्क की वैल्यू आ गई। अगर इसका ये मेरे थोड़ा सा पीछे होने की वजह से, हाँ ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका टाउ इज इक्वल्स टू 2ql sin थीटा। अब आपको पता है 2ql की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि डाइपोल में जो डाइपोल मोमेंट होता है वो चार्ज इंटू सेपरेशन होगा, तो चार्ज इंटू सेपरेशन में अगर हम लोग देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, q इंटू 2l, तो ये हो गया आपका 2ql, और ये 2ql किसकी वैल्यू होती है, p की वैल्यू होती है, जिसको हम लोग डाइपोल मोमेंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, p इंटू ई साइन थीटा। अब देखिए टॉर्क होता है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी वैल्यू हम लोग को मिल जाती है पी ई साइन थीटा। और अगर हम इसको वेक्टर कंपोनेंट में, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग को पता है कि साइन थीटा कब आता है, जब आपका क्रॉस प्रोडक्ट हो। और किसके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आपको क्या मिलेगा, एक क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा। दिस इज टाउ इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, जहां पी और ई दोनों क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस तरह से हम लोग काफी आसानी से फोर्स और टॉर्क दोनों निकाल सकते हैं, बहुत विद इन द लिमिट, मतलब बहुत कम में निकाल सकते हैं। काफी आसानी से चीजें समझ में अगर आपको आ रही है तो जरूर चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि देखिए आपका एफर्ट बस आपको यही दिखाना है, क्योंकि बाकी एफर्ट मैं ही आपको दिखा रहा हूं, मतलब मैं अपना एफर्ट दिया हुआ हूं जिससे आप लोग जितने भी डेरिवेशंस हैं इनको काफी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए इसको। तो ये हो गया, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी डाइपोल को अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अब हम लोग ये देखते हैं, यहाँ देखते हैं। तो देखो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये वैसे ही आसान है जैसे हम लोग इसके पहले टॉर्क निकाले थे, बहुत आसान है। लगता है ये सब थोड़े से डिफिकल्ट है। लेट अस सपोज यहाँ पे ये डाइपोल है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू है, इसी तरह से ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू है। तो और ये एंगल पहली बार जो बना रहा था वो जो भी था, एक तुम्हारा θ1 है और एक तुम्हारा क्या है, θ2 है। ठीक है, तो कितना हम लोगों को वर्क डन करना पड़ेगा किसी भी टॉर्क को रोटेट करने के लिए, उसको हम लोग रोटेशन कर रहे हैं तो हम लोग को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये हम लोग निकालने जा रहे थे। बहुत आसान है, इट इज क्वाइट इजी, क्योंकि आपको पता है वर्क डन बराबर क्या होता है, टाउ इंटू डी थीटा। अब ध्यान से आपको याद होगा, ये किसी को रोटेट करने में, किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने में जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है टाउ इंटू डी थीटा। ठीक है ना, ये डी डब्ल्यू के लिए, ठीक है ना, ये किसके लिए, डी डब्ल्यू के लिए। अब देखिए अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे डी डब्ल्यू को, ठीक है, और ऐसे इन लोग टाउ डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, तो हम लोग को डी डब्ल्यू की जगह क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा। ठीक है, वर्क डन की वैल्यू मिले। अच्छा ये डी डब्ल्यू क्या मिल रहा है, एक्चुअली ये क्या होता है ना, छोटा सा वर्क डन करना है अगर आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे, वो उसी को हम लोग डिफरेंस डेरिवेटिव्स के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से टाउ की वैल्यू अभी अभी आप लोगों ने निकाला है, जस्ट इसके पिछले स्लाइड्स में टाउ बराबर आपका क्या है, पी ई साइन थीटा। तो यहाँ से क्या हो गया आपका टाउ की वैल्यू पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, और इसको आप क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्योंकि डाइपोल जो होता है ना वो एक कांस्टेंट वैल्यू, तो P और E, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है ही, तो ये दोनों बाहर आ जाएगा, जो अंदर बचेगा आपका साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है ना, कि आपको डी थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी एंगल के रिस्पेक्ट में, आपको थीटा के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। अब थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, θ1 से लेकर के θ2 तक। ठीक है ना, हम अगर मानते हैं पहले इनिशियल वैल्यू θ1 और बाद में कितना है, θ2 है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा, θ1 से लेकर के θ2 तक। तो माइनस अगर आप बाहर ले लेते हैं
या फिर आप माइनस बाहर मत लीजिए, सीधे सीधे यही कर देते हैं, क्यों जो ऐसा होता क्या है कि अगर आप माइनस बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है ना, ये आपका आ गया माइनस। अब इस माइनस को अगर अंदर ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, और ये आपका वर्क डन हो जाता है। किसी भी डाइपोल को रोटेट कराने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्योंकि आने वाले समय में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल, तो उस केस में ये फॉर्मूला आपका काम आएगा। लेकिन अभी के लिए काफी आसान है, टाउ की वैल्यू आपको निकाल देनी है, वर्क डन का वैल्यू आपको निकाल देना है, और वर्क डन आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। जैसे फोर्स इनटू, आपको पता होगा कि आपको जब वर्क डन निकालना होता है लीनियर फॉर्म में तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही अगर किसी चीज को रोटेट कर रहे हैं तो रोटेशनल वर्क डन जो होता है वो टॉर्क इनटू डी थीटा से निकल जाता है। तो इसको एक बार आप लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अब क्या है अगला टॉपिक आप लोगों का। द नेक्स्ट टॉपिक इज गॉस लॉ या गॉस थ्योरम, ठीक है ना। तो गॉस लॉ हम लोग को क्या कहते हैं, गॉस लॉ किसे कहते हैं, सिंपल है, बहुत आसान है। अगर आप गॉस लॉ नहीं जानते हैं तो ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताया हूँ, मैं आपको जीरो से शुरू कर रहा हूँ, इसलिए आपको कोई भी चीज़ आप नहीं भी जानते हैं तो भी इस लेक्चर्स में कवर किए जाएंगे। तो चलिए हम लोग गॉस लॉ देखते हैं। गॉस बहुत सिंपल सी बात बोलते हैं, वो बोलते हैं कि अगर कहीं कोई ऐसा बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है ना, ऐसा मान लेते हैं बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है, किसी जगह पे Q1 Q2 Q3, तो ऐसे बहुत सारे अगर चार्जेस हैं तो इनके थ्रू जो फ्लक्स निकलेगा, देखिए फ्लक्स क्या होता है, अगर आपको हम बता दें फ्लक्स क्या हो रहा है। देखिए फ्लक्स क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, निकल रही हैं, वो आपको किसी एरिया से कितनी नंबर ऑफ लाइंस निकल रही हैं, इसी को हम लोग फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है ना। किसी एरिया से कितने नंबर ऑफ लाइंस निकल रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। और ये हम लोग कैसे निकालते हैं, फ्लक्स का एक मतलब जो सिंपल डेफिनेशन के हिसाब से होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट एस हो जाता है, ठीक है ना। ये फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन गॉस ने एक बहुत सिंपल तरीका बता दिया। उसने बोला कि अगर किसी भी ग्रुप ऑफ चार्जेस या किसी भी जगह से हम लोगों को क्या निकालना हो, फ्लक्स निकालना हो, तो हम एक सरफेस ले लेंगे, सरफेस से इनक्लोज कर देंगे। ये हाइपोथेटिकल सरफेस है जो आप व्हाइट वाला देख रहे हैं। अब इस सरफेस के अंदर से हमको निकालना है कि कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है इस सरफेस के थ्रू, बाहर कितना निकल रहा है ये हम लोग देख रहे हैं, द फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस। अब ये कैसे निकालेंगे, बहुत आसानी से आप क्या करेंगे, उन्होंने बोल रखा है कि जो फ्लक्स होता है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितने चार्ज इस सरफेस के अंदर इनक्लोज है। इस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स इस बात पे डिपेंड करेगा कि इस सरफेस के अंदर कितने चार्ज इनक्लोज हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉस लॉ। और गॉस लॉ इतना ही सिंपल है, इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। तो इनसाइड में जितने चार्जेस है Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 व्हाटएवर, जितने भी आपके चार्ज इनसाइड में हैं वो सारे के सारे इसमें ऐड कर देंगे। लेकिन जो आउटसाइड चार्ज है उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, क्योंकि आउटसाइड चार्ज जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे भी, ऐसा नहीं कि आउटसाइड चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन जितना फ्लक्स आएगा उतना फ्लक्स जाएगा, तो नेट फ्लक्स इससे नहीं निकलेगा, ठीक है ना। और हम लोग यहाँ पे जो गॉस ने बता रखा है, उन्होंने बता रखा है कि नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहां से आपका क्या मिल गया, Q इनसाइड इनक्लोज्ड या इनसाइड या इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही आपका सिंपल गॉस लॉ होता है, बहुत सिंपल है गॉस लॉ, तो मतलब वाकई बहुत सिंपल है, इसमें कुछ खास था नहीं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, यहां से थोड़ा सा टॉपिक स्टार्ट होता है गॉस का। अगर हम लोग गॉस का वो करें, मतलब गॉस लॉ को यूज करें, तो यहां से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक लाइन चार्ज, और लाइन चार्ज पे क्या है, बहुत सारे चार्ज ऐसे लगे हुए हैं, तो उस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स, ठीक है ना। तो देखिए हमने क्या किया, या हम लोग को फ्लक्स नहीं निकालना है, हम लोग को इस पॉइंट पर ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको क्या करनी है, इस पॉइंट P पर, इसको हम लोग पॉइंट P बोल दे रहे हैं, और इस पॉइंट P पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप देखिए कि अगर आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये डिस्टेंस आपका R है, ये डिस्टेंस आपका क्या है, R है। और अगर हम लोग R डिस्टेंस ले लेते हैं तो इससे एक वो बना लेते हैं, एक सिलेंडर ले लेते हैं, क्योंकि सिलेंडर ही क्यों, क्योंकि देखिए सिलेंडर जो है ना किसी वायर के लिए एक सिमेट्रिकल शेप है। हम लोग कोशिश करते हैं गॉस में या गसियन सरफेस लेने के लिए, तो ऐसे शेप को लेते हैं जो सिमेट्रिकल हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग वो सिमेट्रिकल। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या ले लिया, एक सिलेंडर ले लिया
जिसकी हाइट मैं बोल देता हूं h है, और इस लाइन चार्ज का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, इट इज, अगर आपको निकालना है किसी भी वायर पे, किसी कंडक्टर पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा की वैल्यू, तो वो वैल्यू क्या हो जाती है आपकी टोटल चार्ज को डिवाइड कर दीजिए इसके टोटल लेंथ से, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं Q/L। यहाँ पे ये टोटल चार्ज है और L क्या है, टोटल लेंथ है, या फिर चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसी से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। तो पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा ये हम लोग निकाल सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से। अब देखिए काफी आसानी से अब आप आगे कर सकते हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये। एक तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है आपका E.S, तो हम लोग डेफिनेट इससे निकालते हैं फ्लक्स की वैल्यू E.S से। तो देखो ध्यान से समझना, अगर हम इस पॉइंट पर एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं जिसको हम लोग ds बोलते हैं, ठीक है ना, तो इस ds एरिया पे जो एरिया वेक्टर होगा वो तो इसी डायरेक्शन में होगा, या इस पूरे कर्व्ड सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में ही होगा, परपेंडिकुलर ही होगा, किसके, इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से निकल रही होंगी। तो अगर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी तो वो क्या हो जाएगा, वो भी सरफेस के थ्रू, कर्व्ड सरफेस के थ्रू बाहर निकल रही होंगी, तो इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या निकाल लिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ये आपका हो गया एरिया का डायरेक्शन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। इसी तरह से आपके सिर्फ ये कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं है, आपके ये दो फ्लैट सरफेस एरिया हैं, लेकिन इनका जो डायरेक्शन होगा वो इस तरह से होगा और नीचे वाले का जो डायरेक्शन होगा वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है। लेकिन हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होंगे वो डायरेक्शन आपको हमेशा क्या मिलने वाले, परपेंडिकुलर मिलने वाले, इन दोनों मतलब इसी डायरेक्शन में मिलने वाले, ठीक है ना। ये आपको x डायरेक्शन में ही मिलेगा, प्लस x डायरेक्शन में मिलेगा, जबकि ये जो फ्लैट सरफेस एरिया वो कुछ इस तरह से है। अगर इस तरह से है तो उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन होगा एरिया का, ठीक है। इसी तरह से इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाता है, फाई बराबर E.S। अब E की वैल्यू क्या है, अब देखिए ध्यान से, जो E की वैल्यू है वो हम लोग को निकालनी नहीं है, लेकिन S की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो तीन अलग अलग केस में हम लोग क्या करेंगे, S को जोड़ देंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ एक हो गया E इंटू पहला वाला क्या हो गया, ये वाला एरिया कितना है, πr², इसको हम लोग πr² बोल दे रहे हैं, ठीक है, पाई स्मॉल r², ठीक है। और फिर क्या मिल गया आपको, ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट अगर है तो इसको हम लोग एक काम कर देते हैं, सीधे सीधे कॉस कंपोनेंट कर देते हैं, E πr² और πr², तो कितना हो जाएगा 2πr²। देखिए वो एक ऊपर साइड में πr² है और एक नीचे साइड में πr², तो टोटल एरिया क्या आ गया 2πr²। और इन दोनों के लिए जो cos थीटा की वैल्यू है वो कितनी है, 90 डिग्री है। ध्यान से देखिए, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, cos 90। और एक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया इस कर्व्ड सरफेस के, हम लोगों को निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया का निकालना है ना। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब 2 फ्लैट सरफेस एरिया और 1 कर्व्ड सरफेस एरिया। जो 2 फ्लैट सरफेस एरिया उनके थ्रू भी फ्लक्स निकालना है और इस कर्व्ड सरफेस के थ्रू भी आपको क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, एक तो फ्लैट सरफेस एरिया, तो ऊपर वाला एक फ्लैट सरफेस एरिया, नीचे वाला एक फ्लैट सरफेस एरिया, तो 2πr², ठीक है, दो एरिया है। और कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 2πrh, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपका हो गया किसके लिए, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए। अब ये जो डायरेक्शन अगर हम देखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया का, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, यानी कि यहाँ पे जो cos की वैल्यू, थीटा की वैल्यू है वो कितनी है, 0 डिग्री है। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, cos 90 की वैल्यू हो जाती है 0 और आपका सीधा सीधा आ गया E इंटू E डॉट या E 2πrh, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, फ्लक्स की वैल्यू इस केस में, ठीक है ना। अब देखिए इसके आगे कैसे करते हैं। अगर आपको फ्रॉम गॉस लॉ निकालना है तो फ्रॉम गॉस लॉ आप लोग सबको पता है कि गॉस कहते हैं कि जितना भी चार्ज इनक्लोज्ड होगा वही फ्लक्स डिटरमाइन करेगा। तो फाई मतलब नेट फ्लक्स की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा कि जितना चार्ज इनक्लोज्ड है, जितना भी चार्ज आपका क्या है इनक्लोज्ड है अपॉन, यानी इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो अगर हम लोग निकाल लें और उसको हम लोग एप्सिलॉन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग कैसे निकालें कि इस कर्व्ड मतलब इस सिलेंडर के अंदर कितना एरिया है। तो देखिए ध्यान से, इस सिलेंडर के अंदर अगर आपको एरिया निकालना है तो आपको, सॉरी, सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है, आई एम टेकिंग माय वर्ड्स,
इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है, तो आप ध्यान से समझिए, यहां से यहां तक का जो हाइट है या लेंथ है उसको हम लोग h बोल रहे हैं, और पर यूनिट लेंथ पर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है। यानी पर यूनिट लेंथ पर अगर चार्ज की वैल्यू है तो वो लैम्डा है। पर यूनिट लेंथ पर अगर लैम्डा चार्ज है तो h लेंथ पर कितना चार्ज होगा, लैम्डा इंटू एच। तो आप यहाँ पे q बराबर क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये आपका हो जाता है सेकेंड इक्वेशन, यानी कि गॉस लॉ से, और ये आपका फ्रॉम डेफिनेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, इसकी वैल्यू की इक्वेट कर दी, तो लैम्डा एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई 2 पाई आर एच, या एच से एच कैंसिल हो जाता है और ई की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने निकाला है वो किसी पॉइंट चार्ज से नहीं निकाला, और पॉइंट चार्ज से ही हम कुलाम्स लॉ का इस्तेमाल करके सिर्फ हम लोग पॉइंट चार्ज से ही निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। लेकिन अगर आपको किसी लाइन चार्ज से निकालना है तो वहां पे आपको गॉस को आना पड़ेगा, और गॉस के इस लॉ की मदद से हम लोग काफी आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, किसका, किसी लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, इसको देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग को थीन चार्ज प्लेन शीट से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो एक बात ध्यान से समझ जाइए कि अगर कोई प्लेन शीट है जो कि कंडक्टर है, तो कंडक्टर के साथ ये होता है कि जैसे ही हम उस पर चार्ज देते हैं उसके पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि चार्ज आर फ्री टू मूव, वो आसानी से मूव कर सकते हैं। तो वो इस तरह से मूव करते हैं कि सब जगह पोटेंशियल क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अब क्या होगा कि जैसे आपने इस पर चार्ज दिया, इस पर क्या हो गया कि जो चार्जेस हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हर एक पॉइंट पर। ठीक है, ये देखिए ये प्लेन शीट है और इस प्लेन शीट पर आपने चार्ज दिया तो वो इक्वली क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसके हर एक पॉइंट पर। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल लेते हैं। अब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, तो देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्चुअली चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, ये कुछ और नहीं है। दिस इज जस्ट चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी आप पूरे चार्ज को पूरे एरिया से डिवाइड कर देंगे तो आपको जो मिलेगा वो सिग्मा होगा, और उसकी वैल्यू वो होगा क्या, वो होगा चार्ज पर यूनिट एरिया। तो पूरे एरिया पे जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू होती है आपकी सिग्मा की वैल्यू। ठीक है, सॉरी, पूरे एरिया पे जो चार्ज पर यूनिट एरिया होगा उसी की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा की वैल्यू होती है। चलिए आते हैं और समझते हैं अब आगे। तो आपने एक गसियन सरफेस ले लिया, और ये गसियन सरफेस, ये सिलेंडर जो आप देख रहे हैं, इस सिलेंडर को हम लोगों ने एज अ गसियन सरफेस ले लिया। तो अब हम लोग निकालते हैं फ्लक्स की वैल्यू। तो एक बात ध्यान से समझिएगा कि जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, और आपको पता है कि जो एरिया वेक्टर होता है उस एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो फ्लैट सरफेस एरिया है इसके परपेंडिकुलर ही इस एरिया का डायरेक्शन भी होगा। इसी तरह से हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो स्टिल सेम, बट अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जो एरिया वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर मिलेगा। वहां पर यानी इसके पहले वाले में आपको याद होगा कि जो फ्लैट सरफेस एरिया थे वहां पर परपेंडिकुलर मिल रहा था, और इस बार आप देख रहे हैं कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो अब यहां पे देख लीजिए, इस केस में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो भी उसके अलोंग ही दिखाई दे रहा है। इससे हम लोग को क्या समझ में आता है कि हम लोग को फ्लक्स निकालना है इस पूरे इस गसियन सरफेस से कितना फ्लक्स है, ये अगर हमको निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है, E डॉट एस। हम लोग को क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। तो पहला आपको ध्यान से दिखाई देखिए ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, उसके साथ कितना एरिया है, तो वो एरिया है आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, और उसके साथ पाई आर स्क्वायर और इनके बीच में एंगल कितना है, दैट इज 0, इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, cos 0। अब देखिए जो डॉट प्रोडक्ट होता है इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ई एस कॉस थीटा से। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग कर्व सरफेस एरिया के लिए ले लेंगे ई, और यहाँ पे क्या हो गया, जो एरिया आपका होगा वो 2 पाई आर एच है। जो कर्व सरफेस एरिया किसी सिलेंडर का होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर एच। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि जो एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री बना रहा है, यानी ये क्या हो गया आपका
cos 90 डिग्री और प्लस, हालांकि ये सौभाग्य की बात भी है क्योंकि जैसे ही 90 डिग्री होगा cos 0 हो जाएगा, मतलब cos 90 की वैल्यू 0 होती है और ये टर्म अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, कट जाएगा। चलिए ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम लोग थर्ड एरिया यानी इस वाले एरिया को देखते हैं तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, e इंटू पाई आर स्क्वायर, अगेन पाई आर स्क्वायर, और cos 0 डिग्री मिल रहा है। मतलब आपको दो केस में 0 डिग्री मिल रहा है और एक केस में आपको क्या मिल रहा है, 90 डिग्री। और जहां पे cos 90 दिखाई दे रहा है, cos 90 की वैल्यू चूंकि 0 होती है तो ये सारा टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग को सिर्फ दो टर्म मिलेंगे और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस तरह से जो टोटल वैल्यू आपकी होगी वो हो जाएगी आपकी 2e पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अभी हम लोग इसको और अच्छे से समझेंगे। तो अब देखिएगा, कहानी अब यहाँ पे खत्म नहीं हो रही क्योंकि गॉस लॉ के हिसाब से भी हम लोग को फ्लक्स निकालना होगा। तो एक तो फ्लक्स हम लोगों ने डेफिनेशन से निकाल लिया है और अब हम लोग निकालते हैं फ्रॉम गॉस लॉ। तो आपको पता है कि गॉस कहते हैं कि जितना चार्ज इनक्लोज्ड होगा उनके सरफेस के अंदर, उसी की वजह से फ्लक्स निकलेगा। तो ये जो गसियन सरफेस है इसके अंदर यही वाला एरिया है जिस एरिया में क्या है, चार्ज रखा हुआ है, और इसी एरिया से जितना चार्ज मतलब इसी एरिया में जितने चार्ज इनक्लोज्ड हैं उसी वजह से आपका फ्लक्स निकलेगा। तो इस एरिया में कितने चार्ज इनक्लोज्ड हैं ये हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को पता है चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसको हम लोग सिग्मा से समझते हैं। तो सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी प्रति इकाई एरिया पर यूनिट एरिया पर आपको जो चार्ज की वैल्यू है वो सिग्मा है। तो इतने एरिया का चार्ज कितना हो जाएगा, तो हमको पर यूनिट पे पता है और टोटल आपको निकालना है, सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इतने एरिया की वैल्यू कितनी होगी, एंड दैट इज स्टिल सेम, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो आपको क्या मिल गया, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आपको मिल गया क्या, टोटल चार्ज जो इस गसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है, अपॉन आप क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट। अब यहां क्या मिलेगा आपको, चूंकि अब इन दोनों को हम लोग दो इक्वेशन ले लेते हैं, एक इक्वेशन 1 और ये आपका हो गया इक्वेशन 2, और अगर इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं तो 2e पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन पाई आर स्क्वायर के। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है और यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू थिन शीट मिल जाती है, दैट इज E इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक वर्ड बार बार यूज किया जा रहा है, थिन सीट, और आगे हम लोग समझेंगे कि थिन सीट नहीं होगा, अगर थिक सीट होगा या कोई और होगा तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, लेकिन अभी ये आपके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। तो कोई मान लेते हैं कोई स्फेरिकल सेल है जो कि चार्ज है, अगर इस पे चार्ज होगा तो चार्ज हमेशा कहां पे होता है, द चार्ज इज ऑलवेज एट द टॉप ऑफ द स्फीयर। तो इस स्फीयर के टॉप पर क्या चल जाता है, आपका चार्ज चला जाता है, कभी भी चार्ज इनसाइड में इनक्लोज नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दो गसियन सरफेस बनाना है, एक उसके अंदर और एक उसके बाहर, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा खराब गंदा बना दिया हूं क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं इसको थोड़ा और अच्छे से बनाने का। हाँ, ये मान लेते हैं एक आपने क्या ले लिया, एक इनसाइड में ले लिया और एक आउटसाइड में, जिसका रेडियस स्मॉल, ये स्मॉल आर है या इसको हम लोग स्मॉल आर बोल देते हैं, और जो इसका रेडिया R1 इसको हम बोल देते हैं, जो इस वाले का एरिया है एक सेकेंड, देखिए हम लोगों को करना ये है कि दो आप लोगों को गसियन सरफेस बनाना है, एक इनसाइड में जो कि बन नहीं पा रहा है मेरे से, लगातार गलतियां हो रही हैं, चलिए ठीक है, ये आपका हो गया इनसाइड में और एक आपका हो गया आउटसाइड में। इनसाइड वाले को हम R1 बोल दे रहे हैं और आउटसाइड वाले को हम क्या बोल दे रहे हैं, R2 बोल दे रहे हैं, ठीक है ना। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। अब यहां पे क्या है, ये देखिए, ये स्मॉल R2 लिख लेता हूं, ये R2 हो गया, और ये जो इसका रेडियस है, मतलब इस स्फीयर का रेडियस है, इसको हम लोग R बोल दे रहे हैं। अब देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, कितना बहुत आसान है, बहुत आसान। लिटरली आपने किसी को चार्ज दिया तो वो कितना किस पे चला जाएगा, एकदम से सरफेस पे चला जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, हम लोग को निकालना कैसे है, वही गॉस लॉ का इस्तेमाल करना है। तो आपको पता है कि पहले हम लोग इनर उसके लिए देख रहे हैं, इनर गसियन सरफेस के लिए, इनर गसियन सरफेस के लिए, गसियन
सरफेस के लिए जहां पे रेडियस की वैल्यू क्या है आपकी r1 है, तो उस केस में फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई बराबर हो जाएगा आपका फ्लक्स फ्रॉम गॉस लॉ Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि इस वाले छोटे वाले सर्कल में आपको दिखाई दे रहा होगा कि कोई भी चार्ज इसके अंदर इनक्लोज्ड नहीं है, और अगर अंदर इनक्लोज्ड नहीं है, देखिए क्वेश्चन ये पूछता है, ये सीधा सीधा पूछता है आपसे कि प्रूफ करिए, दिखाइए कैसे आखिर किसी सरफेस पे हमेशा सरफेस स्फीयर के सरफेस पर चार्ज होता है, ये इन साइड में चार्ज क्यों नहीं होता है। तो इसका आंसर आप काफी आसानी से दे सकते हैं, या इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 क्यों होती है, इसका भी आंसर आप काफी आसानी से दे सकते हैं। तो इन साइड में चार्ज कितना इनक्लोज है, 0, तो फाई की वैल्यू भी क्या आ गई, 0। अब हम लोग निकाल लेते हैं इसका एरिया फ्रॉम गॉस लॉ, ठीक है। हम लोग को पता है कि ये तो हो गया, फ्रॉम डेफिनेशन आप लोग निकाल लेंगे, फ्रॉम डेफिनेशन ये आपका क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट एस, ठीक है ना। आपको निकाल लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनटू एस। अब ई की वैल्यू हम लोगों को नहीं पता, चूंकि हम लोगों को वो निकालना है, लेकिन सरफेस एरिया तो आप काफी आसानी से निकाल सकते हैं। और ये जो सरफेस एरिया इसका होगा वो कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि किसी स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहां पे ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड रख रहे हैं हम लोग, तो ई डॉट 4 पाई r1 स्क्वायर, ये आपका हो गया सरफेस एरिया फ्लक्स का। तो यहां से हम लोग फ्लक्स निकाल लेंगे कितना, तो ये आपका हो गया E इंटू 4 पाई r1 का होल स्क्वायर। अगर आप इक्वेट करेंगे इन दोनों को तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी इन साइड में। तो आपको क्या मिल गया, 0 इज इक्वल्स टू E 4 पाई r1 स्क्वायर, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। तो इन साइड में चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछ देता है कि स्फीयर के इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 क्यों होती है। तो काफी आसानी से आप एक इन साइड में एक गसियन सरफेस बना लेंगे और ये शो कर देंगे कि उसके अंदर से जो फ्लक्स की वैल्यू है वो 0 है। और अगर फ्लक्स की वैल्यू 0 है तो इस तरह से आप काफी आसानी से क्या निकाल सकते हैं, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए ये आपका हो गया किसकी वजह से, इनसाइड की वजह से। अगर हम लोग आउटसाइड स्फीयर देखेंगे, फॉर आउटर गसियन सरफेस, फॉर आउटर गसियन सरफेस, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, फाई बराबर Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो भाई आप एक बात बताइए, इस केस में जो आउटर सरफेस है उसके अंदर तो सारे के सारे चार्ज हैं, जितना भी इस स्फीयर पर चार्ज होगा। तो इस स्फीयर पर चार्ज मान लीजिए कैपिटल Q दिया हुआ है, लेट अस सपोज स्फीयर पर चार्ज जो है वो कितना दिया हुआ है, कैपिटल Q दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, जो कि काफी आसान है। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम डेफिनेशन निकाल लेंगे, फ्रॉम डेफिनेशन क्या हो गया, फाई बराबर E डॉट एस। तो E की वैल्यू तो हम लोग को नहीं पता और S की वैल्यू हम लोग को पता है, क्योंकि बड़े वाले गसियन सरफेस का जो एरिया होगा वो भी तो 5r2 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 4 पाई r2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई r2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह से आपको फाई की वैल्यू मिल जा रही है दोनों ही केस में, और हम लोग दोनों केस के जो फाई की वैल्यू है इसको इक्वेट कर देंगे एक दूसरे से। तो यहां से आपको मिल जाएगा Q इन अपॉन फाई, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू E 4 पाई r2 का होल स्क्वायर। तो अब आप क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो ये हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r2 स्क्वायर। शायद आपने ये फॉर्मूला पहले भी पढ़ रखा है, और ये फॉर्मूला पढ़ा है कुलाम्स लॉ में। इसका मतलब क्या है कि जब आउटसाइड स्फीयर के हम लोग देखते हैं तो जो ये स्फीयर है ये इस तरह से बिहेव करने लगता है जैसे इसका सारा का सारा चार्ज एक पॉइंट पर क्या हो, कंसंट्रेटेड हो। आप साफ देख रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला है वो किसी पॉइंट चार्ज के लिए, जबकि ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं, ये एक स्फीयर है। उसके बावजूद इसके जो फॉर्मूले आ रहे हैं वो एक पॉइंट चार्ज की तरह से फॉर्मूला आ रहा है। ये बता रहा है कि जो इसके पूरे के पूरे चार्ज हैं वो बाहर के किसी पॉइंट के लिए ऐसे एक्ट करते हैं जैसे वो सारे के सारे चार्ज क्या हो, उसके सेंटर पर मतलब कंसंट्रेटेड हो, जबकि ऐसा होता नहीं है। वो हमेशा कहां पे होते हैं, सरफेस पर होते हैं, बट दे एक्ट एज कि वो ऐसा एक्ट करते हैं कि वो
एकदम से वो सेंटर पे हैं। अब एक क्वेश्चन और भी हो सकता है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बताइए कि जो सरफेस है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होती है और उसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे R2 की जगह पे कैपिटल R हो जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा ये तो हो गया आपका इन दोनों का। अगर आप लोगों को चाहें तो इसका एक वो भी बना सकते हैं, ग्राफ भी बना सकते हैं। ये आपका R है और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये आपका कैपिटल R है, ठीक है। कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो आपको कैपिटल R तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 मिलेगी, यानी कि यहां से यहां तक तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी ही नहीं, तो यहां तो कोई ग्राफ बनेगा नहीं। इसके जस्ट बाद वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ऑबे करेगा, इसलिए धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और इस तरह से कुछ आपको ग्राफ दिखाई देगा। और ये ग्राफ बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है उसके सरफेस पर, यानी सरफेस पर जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मैक्सिमम होती है। इस पूरे चैप्टर में जितने भी डेरिवेशंस थे, जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस थे, जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में, वो सारे डेरिवेशन मैंने आपको करा दिए हैं। आई होप कि आपको ये सारा चीज समझ में आया हो। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इससे भी डेरिवेशंस मतलब पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, इसलिए कि अब जो है ये जो पुराना चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट था और आने वाला चैप्टर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस चैप्टर को खत्म करते हैं और आगे के चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं।